रहे हैं और तुरंत खत्म कर दे रहा है, तो ये नुकसानदायक ही है ना। वो अपने लिए कितना हानिकारक होगा। बट खरपतवार रिमूव करने के लिए क्या क्या पद्धतियां यूज कर देखिए, सकते हैं हम? जैविक पद्धति में अभी निदाई गुड़ाई है, और लगातार आप अगर मिट्टी का उपचार करते हैं और मिट्टी में अच्छे एंजाइम डालते हैं, इसके बाद में गोवर्धन खनिज खाद का उपयोग करते हैं या कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं, तो इससे धीरे धीरे करके आपकी 70% तक खरपतवार खत्म हो जाती है। टाइम लगता है, लेकिन इसमें तुरंत नहीं होती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी। लगभग इसमें एक साल का समय लगेगा। जब आपकी मिट्टी खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उसके अच्छा, ओके बाद खरपतवार की समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। ओके ओके सर। जी स्मिता जी, आज शुरू करते हैं हम। हमारे किसान साथी जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ जी सर, जरूर। तो सभी किसान साथियों का स्वागत है हमारे किसान संवाद सेशन में। तो पहले हम दीपक सर का स्वागत करते हैं सर। और पहले उनसे सवाल करते हैं, उसके बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सर, हमारा ये सवाल पहला है कि इस बैग में फर्टिलाइजर, कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग, इस विषय में है आज सर। तो पहला सवाल है, इस बैग में किस तरह की जैविक सामग्री डाली जा सकती है? ये पहला सवाल है हमारा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम कार्बन फर्टिलाइजर बैग का इस्तेमाल अपने खेतों में क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी किसान भाई कार्बन फर्टिलाइजर बैग का इस्तेमाल करता है, उसे काफी सारी चीजों से एक तो बचाव हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जमीन के लिए जितने एंजाइम चाहिए, जितने जीवाणु चाहिए, सभी चीजें आप इस कार्बन बैग फर्टिलाइजर के द्वारा अपने खेत में पहुंचा सकते हैं। ठीक है। कार्बन की पूर्ति के लिए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए और एंजाइम और जीवाणु स्टेबल करने के लिए किसान अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोबर खाद को कंपोस्ट खाद में बदल करके उसके बाद में खेत में डालना, इसके बाद जीवाणु जीवाणु के लिए जीवा अमृत और अन्य पद्धतियों का इस्तेमाल करना। ठीक है, फंगस खत्म करने के लिए दूसरी सारी चीजों का इस्तेमाल करना, और इसके बाद में कार्बन बढ़ाने के लिए हरा चारा, हरा तिल, या कोई भी हरी जो फसल है, वो लगभग 45 से 50 दिन के लिए लगा करके उसके बाद में उसकी खेत में मल्चिंग कर दी जाती है। ठीक है। इन पद्धतियों का आज तक हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते आए हैं। ये कार्बन फर्टिलाइजर बैग जो है, इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, कार्बन फर्टिलाइजर बैग। जब आप इसे अपने खेत में इंस्टॉल कर लेते हैं, लगा लेते हैं, उसके बाद आपको ना कार्बन बढ़ाने के लिए कुछ करना है, ना एंजाइम बढ़ाने के लिए कुछ करना है, ना ही हरा तिल लगाना है, ना ही आपको कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट खाद भी आपको नहीं डालना पड़ेगी। ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं वो इसी में फर्टिलाइज करके, और उसके बाद में आपको खेत में जब भी आप सिंचाई का पानी चला रहे हैं, इसकी सैलरी निकलती है। 45 दिन की प्रोसेस होती है शुरुआती समय में। 45 दिन के बाद में इसकी सैलरी निकलनी चालू हो जाती है, जो कि आप टंकी वगैरह में किसी भी चीज में आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप पानी वगैरह चला रहे हैं या फसलों पर स्प्रे वगैरह करना है, तो आप इसके द्वारा इसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। अब कार्बन बैग फर्टिलाइजर में किस तरीके का जैविक कचरा डाला जाता है? सबसे पहले तो इसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वो बैग के साइज पर डिपेंड करता है कि आपने बैग का साइज क्या लिया है, उसके हिसाब से इसमें गोबर खाद, गौमूत्र और हरा चारा, इसके बाद में हरा चारा डालना होता है। इसके बाद में आप चाहें तो इसमें मीठा फल ऐड कर सकते हैं। हरे चारे के रूप में जो भी आपके खेत में खरपतवार वगैरह उग रही है, वो डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, गुड़ की मात्रा डालनी होती है, गौमूत्र डालना होता है, छाछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप कई किसान भाई अभी अपने खेतों में सरसों की खली या फसल गुट्टी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें सरसों की खली भी डाल सकते हैं। इसमें आप जो भी मटेरियल डालेंगे, वो सारा का सारा 45 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। 45 दिन के बाद में
आप इसकी सैलरी निकाल करके एक ड्रम वगैरह में स्टोरेज कर लीजिए, और जब भी आप पानी चला रहे हैं या स्प्रे में इस्तेमाल करना है तो आप स्प्रे के द्वारा या पानी के द्वारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे किन किन चीजों में हमें जमीन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कार्बन बढ़ेगा जमीन का। इसके बाद जितने भी एंजाइम आपको चाहिए हैं वो सारे एंजाइम की पूर्ति होगी। ठीक है, उसके बाद में जो हमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीजें हमने इसमें स्टेबल कर दी। जब आप जमीन में चलाएंगे तो ये मिट्टी को सख्त से मुलायम बनाएगा, और मुलायम होने के बाद में मिट्टी की उर्वरक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके साथ कुछ और प्रक्रियाएं भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि फफूंद भक्षक चलाना, भक्षक M+ चलाना, V+ चलाना, जो भूमि उपचार के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको लगातार इसके इस्तेमाल के बाद में आपको लगभग 1 साल के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जी स्मिता जी। हाँ जी सर। तो हमारा अगला सवाल है, बैग में डाली गई सामग्री खाद बनने में कितना समय लगता है? क्या? बैग में डाली गई सामग्री होती है खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर, बनने में हाँ, कितना समय लेती है? हाँ जी। लिक्विड फर्टिलाइजर बनने में इसको लगभग 45 दिन का समय लगता है शुरुआती दौर में। ठीक है, शुरुआती सैलरी निकलने में इसको 45 दिन का समय लगता है, फिर आप डेली बेसिस पे इसमें ऐड करिए और डेली बेसिस पे आप निकालते रहिए। ठीक है, इसके 2 मुहाने होते हैं। एक से जितनी भी हम सामग्री है उसको इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सिरा होता है उससे हम इसकी सैलरी निकालते चले जाते हैं। जो लिक्विड होती है वो सैलरी निकालते चले जाते हैं। ओके सर। अगला सवाल है सर, बैग का कौन सा साइज कितने एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त होता है? देखिए, सबसे छोटा जो बैग का साइज आता है वो आता है 2.5 एकड़ के लिए। ठीक है, 2.5 एकड़ का जो बैग आता है वो 3 घन मीटर का होता है। इसकी लंबाई जो है वो 10 फीट की होती है, और चौड़ाई जो है वो आपकी 3 मीटर की होती है। ठीक है, इसमें हम लगभग 3,000 लीटर तक पानी स्टोरेज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इसमें जो सामग्री मिलानी होती है 2.5 एकड़ वाले में, वो होता है ताजा गाय का गोबर 100 किलो, गौमूत्र आपका होता है 50 लीटर, छाछ 50 लीटर, देसी गुड़ 3 किलो, चावल का पानी 3 लीटर, और ठोस अपशिष्ट जो होते हैं वो 30 किलोग्राम तक खरपतवार, और जैसे अपने घर में सब्जी भाजी के जो छिलके निकलते हैं, ताजी सब्जी भाजी के जो छिलके निकलते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐड करना है और ज्यादा एंजाइम बढ़ाना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी मीठा फल, जिससे कि एंजाइम की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद में फास्फोरस की मात्रा की पूर्ति के लिए आप इसमें सरसों की खली भी डाल सकते हैं। सरसों की खली, नीम की खली या गुल्ली की खली जो भी मिल जाए वो आप इसमें 20 किलो तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है 5 घन मीटर का। 5 घन मीटर में लंबाई इसकी होती है 17.5, और चौड़ाई होती है 3। ठीक है, ऊंचाई भी 3 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, अब 5 घन मीटर ये होता है हमारा 4 एकड़ के लिए। अब इसमें जो है ताजा गाय का गोबर 160 किलो तक डालना होता है, गौमूत्र 80 लीटर तक डालना होता है, छाछ 80 लीटर डालना होता है, देसी गुड़ 4 4 किलो, चावल का पानी 4 लीटर, ठोस अपशिष्ट 40 किलोग्राम तक। ठीक है, 45 दिन पूरे होने के बाद में आप इसमें प्रतिदिन 4 किलोग्राम गोबर, 4 लीटर गौमूत्र, और ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो है 8 किलोग्राम तक इसमें डालते हैं। ये रोज 45 दिन जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद में जब आप इसका लिक्विड निकालना चालू करेंगे
तो इसमें ये सामग्री आपको ऐड करनी है। 4 किलोग्राम आपका गोबर, 4 लीटर गौमूत्र और ठोस अपशिष्ट 8 किलोग्राम तक। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है 5 एकड़ के लिए 6 घन मीटर तक, जिसकी लंबाई होती है 10, चौड़ाई होती है 5 और ऊंचाई होती है 4। अब इसमें क्या क्या मिलाना रहेगा, जैसे जैसे आप बैग का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मात्रा भी इसकी बढ़ती चली जाएगी। इसमें ताजा गाय का गोबर 200 किलो, गौमूत्र 100 लीटर, छाछ 100 लीटर, देसी गुड़ 5 किलो, चावल का पानी 5 लीटर, ठोस अपशिष्ट 50 किलोग्राम तक। जब इसके 45 दिन पूरे हो जाते हैं तो इसमें जो रोज चीजें डालनी होती हैं वो होती है ताजा गाय का गोबर 5 किलो, गाय गौमूत्र आपका 5 लीटर, कटा हुआ ठोस अपशिष्ट जो है वो 10 किलोग्राम तक। ठीक है, ये आपको रोज इसमें डालना है। 45 दिन के बाद आप इसमें से रोज जो है लिक्विड सैलरी निकाल सकते हैं, लिक्विड पदार्थ निकाल सकते हैं और उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। ठीक है, 45 दिन के बाद में जो मैंने चीजें बताई वो डेली बेसिस पे इसमें ऐड भी होंगी। जी सर। सर अपना अगला सवाल है, इस बैग के उपयोग से पारंपरिक खाद खड्डे गड्ढे की तुलना में क्या फायदे मिलते हैं इसमें? देखिए, हम जो गड्ढे में खाद इकट्ठी करते हैं या गोबर को फर्मेंट करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन की विधि में आप जितना भी मटेरियल डालते हैं वो सारा का सारा गोबर में नहीं बैठ पाता। जैसे गड्ढे में आपने जो भी मटेरियल डाला, जैसे ही शुरुआत करी तो उसमें जब ऊपर से गोबर तर दिखने लगता है तो मटेरियल डालना आप बंद कर देते हैं। जबकि गोबर को फर्मेट करने के लिए हमें सारे के सारे गोबर को अंदर, जो अंदर भी है गोबर, उसको भी गीला करना पड़ता है। इसके बाद जब आप इसमें जब आप इसको गड्ढे में भर के रखते हैं तो इसमें अलग अलग जीवाणुओं के साथ अलग अलग तरह के कीट भी उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से फर्मेट ये नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए हम भूरे का गोबर भी लगाते हैं या कोई गड्ढे में गोबर भर के रखते हैं तो उसकी ऊपर की परत जो है वो सख्त हो जाती है। जब परत सख्त हो जाएगी तो आप उस पर कोई भी चीज डालिए तो वो अंदर गोबर के अंदर तक नहीं बैठ पाएगी। जो भी किसान साथी इस विधि को अपनाते हैं, गड्ढे वाली विधि को, तो उसमें जो है जब भी आप गड्ढे में गोबर भरें तो गोबर के बीचों बीच छिद्र भी कर दें किसी मोटे बांस के डंडे से या किसी भी चीज से। ठीक है, जिससे कि जो भी आप सामग्री डाल रहे हैं वो अंदर तक बैठ सके। ठीक है, ये विधि तो पारंपरिक हो गई। इसके बाद में जो बायो फर्टिलाइजर बैग में आप डाल रहे हैं वो प्रतिदिन आप 5 किलो गोबर, आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बैग एक बार आपको इंस्टॉल करना होता है, इसके बाद में आप 7-8 साल तक जितनी भी लिक्विड मात्रा में जितना भी निकाल निकाल सकते हैं वो निकालते रहिए। बस इसको रख रखाव का तरीका थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, तो ये एक बैग लंबे समय तक आपका चल जाता है। ठीक है, कई किसान साथियों के पास में जो है गाय भैंस की सुविधा होती है, जिनके पास में गोबर अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, उनको गोबर को फर्मेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास गाय भैंस की सुविधा नहीं है उनके लिए ये बैग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि एंजाइम बढ़ाने के लिए, कार्बन बढ़ाने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए, इसके बाद मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा साधन बना गया। आप कभी गुजरात गए होंगे या गुजरात साइड जाएंगे तो आप अधिक से अधिक खेतों में इसी बैग का उपयोग होते हुए देखेंगे, क्योंकि वहां लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो गोबर को फर्मेट करें या गोबर को गड्ढे में भर के रखें या उसका घूरा लगा करके रखें। ठीक है, घूरे वाली तकनीक तो सबसे गलत है। घूरे वाली तकनीक का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार अपने किसान संवाद में यही सारी चीजें बताता हूँ कि आप जब भी गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कंपोस्ट खाद में तब्दील करके या उसको फर्मेट करके जो 45 दिन की प्रोसेस होती है वैसे ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप बायो फर्टिलाइजर बैग लगा लीजिए तो वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। हाँ जी सर। सर हमारा अगला सवाल है, इसमें से लिक्विड फर्टिलाइजर कितनी बार निकालना पड़ता है?
लिक्विड फर्टिलाइजर आप जितनी बार भी निकालना चाहें, बस शुरुआती समय में 45 दिन का समय लगता है। उसके बाद आप चाहें तो रोज इसको निकाल करके और स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त है कि जितनी मात्रा मैंने बताई है, जैसे 5 एकड़ के बैग के लिए आपको गौमूत्र 5 लीटर, गोबर 5 किलो, और बाकी जो आपका कचरा वगैरह है, खरपतवार खरपतवार वगैरह है, हरा चारा जो भी है, वो आपको 8 किलो तक इसमें रोज डालना होगा। ठीक है। बाकी आप इसका लिक्विड जो है वो 100 लीटर से 200 लीटर तक डेली निकाल सकते हैं। जी सर। अगला सवाल है सर, इसकी कीमत, शिपिंग और इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आता है? देखिए, इंस्टॉलेशन का खर्चा तो कुछ भी नहीं है। इंस्टॉलेशन के खर्चे में आप किसी भी प्लम्बर वगैरह को बुला करके इसको अच्छी तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक बेस तैयार करना होता है, जो कि आप चाहें तो सीमेंटेड बनवा सकते हैं, या कोई मिट्टी का ऊंचा टीला बना दीजिए, जिससे कि इसकी सैलरी वगैरह आराम से निकाली जा सके और इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। वैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से इसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसकी परत जो है बहुत मोटी आती है। यहाँ तक कि जब आप इसमें पानी डाल देंगे और ये पूरी तरीके से भरा जाएगा, तो इसमें चूहे वगैरह भी अपने दांत नहीं मार सकते। जब तक इसमें कोई आकर के सूजा या चाकू वगैरह नहीं मारे, तब तक इसको कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। इसकी शिपिंग जो है, हमारा जो 2.5 एकड़ का बैग आता है, जो सबसे छोटा बैग है, वो आता है शिपिंग और जीएसटी वगैरह सब मिला करके 20,650 रुपए का। ठीक है। जो 4 एकड़ का आता है, वो आपके घर पहुंचने तक की कीमत बता रहा हूं मैं आपको, ये वो आता है 27,730 रुपए का। और जो 5 एकड़ का आता है, वो आता है 32,450 रुपए का। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपके पास 1.5 एकड़, 2 एकड़ या 2.5 एकड़ भूमि है, तो आप सबसे छोटा वाला बैग लगाइए। जी सर। जी। तो अगला सवाल है सर, क्या कंपनी इसको लगाने और सही तरह से इस्तेमाल करने की गाइडेंस देती है? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपके पास ये शिपिंग हो जाएगा, जब आपके घर ये पहुंच जाएगा, उसके बाद में आप हमसे संपर्क करिए कि इसके इंस्टॉलेशन की सारी विधि हम आपको बताएंगे। जो भी आपका प्लम्बर वगैरह रहेगा, आपको वैसे तो वीडियो वगैरह भेज दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट काम करते हैं, वो सारा आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। और अगर बेस बनाने में भी दिक्कत जा रही है, बेस वगैरह बनाने में भी दिक्कत जा रही हो, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको तरीका बता देंगे, वीडियो वगैरह पहुंचा देंगे, इसकी फुटेज वगैरह पहुंचा देंगे, किस तरीके से आपको बेस तैयार करना है और कैसे आपको इसका रख रखाव करना है। सैलरी आप कहाँ से डालेंगे, कहाँ से निकालना है, ये दोनों तीनों चीजें हम सारी बताएंगे आपको। और क्या क्या आपने, जब आपके पास ये बैग पहुंच जाएगा, उसके बाद में हम सारी बातें आपको बताएंगे। आप संपर्क कीजिए। जी सर। अगला सवाल है सर, क्या यह बैग दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या आसानी से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए तन्मय, सॉरी स्मिता जी, ये जो बैग है, वैसे तो जब किसान भाई लगवाते हैं, तो इसको शिफ्ट करने के बारे में सोच करके लगवाते ही नहीं है। क्योंकि जिनके पास भी भूमि है, वो जिस भी भूमि में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस भूमि में एक बार इंस्टॉलेशन किया जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद में आप इसको निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो बेहतर है। अगर कहीं एक पर्टिकुलर जगह में जहां आप अच्छी खेती करना चाहते हैं, वहां अगर आप इस बैग को इंस्टॉल करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कोशिश ये करिए कि दोबारा इसको निकाल करके और कहीं भी शिफ्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। जहां भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एक बार बेस बना करके आप इसको रख दीजिए, और उसके बाद इसमें जो भी सामग्री आपको डालनी है, वो इसमें डाल दीजिए और इसको पानी से पूरी तरीके से भर दीजिए। जी सर। अगला सवाल है, क्या इससे इसके साथ जरूरी पाइप, फिटिंग्स आदि मिलते हैं या अलग से खरीदने पड़ते हैं? सब इसी के साथ आती हैं, कुछ भी आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ठीक है, जो भी है इसमें डिकम्पोजर कैप्सूल वगैरह भी आएंगे, जो कि खाद को, जो भी आप इसमें मटेरियल डाल रहे हैं उसमें उसको डिकम्पोज करने में मदद करेंगे। और बाकी पाइप वगैरह की जो फिटिंग है वो भी सारी इसी में आती है, आपको अलग से मार्केट से कुछ भी नहीं लेना है। बस एक प्लम्बर की व्यवस्था करनी रहती है जो कि इसको इंस्टॉल करने में मदद करे आपकी। जी हेलो। सर। तो सर हमारा अगला सवाल है जो कि आखिरी है, बैग को अच्छे से जलाने के लिए किस तरह की देखभाल करनी पड़ती है? देखिए, बैग को अच्छी अच्छी तरीके से चलाने के लिए या लंबे समय तक रखने के लिए मैंने बताया ना आपको कि एक बार आप इसका बेस तैयार कर लीजिए। बेस अगर सीमेंट का हो, सीमेंट की जैसी अपन टंकी बनाते हैं, अगर उस टाइप की टंकी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये चारों तरफ से आपका सिक्योर हो जाता है, आपको फिर इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चारों तरफ से जिस तरीके की पानी की टंकी बनती है, ऐसे ही एक जितना लंबा बैग का साइज रहेगा उतनी लंबी आप टंकी बनाइए और उसमें इसको रख दीजिए। दूसरा, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है टंकी बनाने की और आप ऐसे ही बैग को रखना चाहते हैं, तो एक बैग के साइज का लंबा एक मिट्टी का टीला टाइप का बना लीजिए और उस पे कुछ भी आप तिरपाल वगैरह रख करके और इस बैग को रख दीजिए। ठीक है, इस बैग को रख दीजिए, इससे भी आपका काफी लंबे समय तक चल जाएगा। अगर आप जमीन में रखेंगे तो जमीन में उतनी परत में कीड़े मकोड़े और वो सारी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इसको लंबे समय तक अगर चलाना है तो इसको एक सीमेंट की टंकी बनवा करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो सर हमारे सवाल इधर ही समाप्त होते हैं, तो किसी किसान साथियों को अभी कुछ सवाल पूछने सर से तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, तिवारी जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर प्रिंस तिवारी बलिया से। जी बोलिए सर। सर हमारे धान में सर पत्ता है जो पीला पीला हो रहा है और ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं। ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं और धान का पत्ता आपका पीला हो रहा है। हाँ सर। तिवारी जी, फोटो पे भेज सकते हैं आप? जी सर। फोटो भेज सकते हैं? जी सर, फोटो भेज सकते हैं। जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए और एक बार फोटो सेंड कीजिए, तो उसका मैं हाँ। जो भी उपचार रहेगा वो आपको बता दूंगा। जी सर। सर आपका नंबर है हमारे पास। जी, आप मुझे एक बार जी फोटो सेंड कर दीजिए बस। ठीक है सर, सुबह में करेंगे, अभी तो शाम हो गया, फोटो खींच नहीं सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसे आपके पास कुछ सामग्री रखी हुई है अभी? सर हमारे पास तो अभी कोई नहीं है, खत्म हो गया है क्योंकि लास्ट समय चल रहा है अभी। बस मुझे फोटो में ये देखना है कि ये जो धान में लग रहा है वो आपका रतुआ रोग है या फिर कुछ फंगल डिजीज है, इससे सर इसलिए मैं आपसे, बीएलडी संबंधित हमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, इसलिए मैं आपसे फोटो बुलवा रहा हूँ, क्योंकि फोटो अगर आ जाएगी तो मैं उसमें उसको एक तरीके से आपको सर उपचार बता सकता हूँ। जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर, सुबह में हम फोटो सेंड करेंगे आपको। जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक सर। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुरेंद्र जी बोलिए। हेल- हेलो सर, इसमें बायोगैस का ऑप्शन रहता है क्या सर ये बैग में? जी हाँ, इसमें आता है। इसमें अपन एक बायोगैस देखिए, देखिए कोई भी फर्टिलाइजर बैग जिसमें आप बैग में वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइज कर रहे हैं चीजों को, तो उसमें गैस बननी वाजिब है। ठीक है, हाँ सर। तो इसको निकालने के लिए एक पाइप इनबिल्ट किया जाता है, उससे आप एक सिंगल चूल्हा जो है वो आप जला सकते हैं। फिर भी 4 लोगों का खाना बन सकता है सर? हाँ, एक सिंगल चूल्हा जलेगा तो 4 लोगों का बन ही जाएगा सर। 2.5 एकड़ वाली बैग से ना सर? 2.5 एकड़, 4 एकड़ और 5 एकड़। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, और हमारे सर पास, जैसे अपने को कुछ कीटनाशक के लिए अगर उपयोग करना है तो उसमें ऐसा क्या घटक मिला है जिससे अपने को कीटनाशक के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, सेलेरी का स्प्रे किसमें? में?
सैलरी में ऐसा क्या चीज मिलाएंगे जिससे अपन कीटनाशक के लिए उपयोग कर सके उसको स्प्रे में? देखिए, इसको जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बैग में जो भी मटेरियल तैयार होगा, उसका जो भी लिक्विड निकलेगा, वो हमें जमीनी स्तर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा सर। हमें भूमि की मिट्टी को अच्छा बनाना है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ानी है, भूमि की मिट्टी में एंजाइम बढ़ाने हैं, कार्बन बढ़ाना है, तो इसमें कीटनाशक कोई भी नहीं मिला सकते। ठीक है। हरी खरपतवार भी अगर आप ले रहे हैं इसमें मिलाने के लिए, तो सिर्फ चारा वगैरह लीजिए, कोई भी ऐसा हानिकारक जैसे नीम के पत्ते हो गए, या फिर अकाऊ के पत्ते हो गए, या फिर कोई भी ऐसी जहरीली खरपतवार, वो इसमें शामिल नहीं करनी। ओके सर। ठीक है। आपके किचन का जो भी वेस्ट निकलता है, हम्म। जैसे सब्जी भाजी के छिलके होते हैं या फल के छिलके होते हैं, वो आप इसमें डालिए। हाँ, मीठे इसमें सर। हाँ जी। जैसे कद्दू का उपयोग कर सकते हैं सर? हाँ, कद्दू का उपयोग कर सकते हैं आप, केले का उपयोग कर सकते हैं, केले के अगर छिलके बच रहे हैं तो वो भी आप इसमें बारीक करके डाल सकते हैं। और कोई भी ओके सर। खरपतवार बड़ी हो या छोटी हो, उसको उसकी कटिंग करके आप इसमें डालिएगा, जिससे कि वो जल्दी डिकम्पोज होने में बैग में मदद करेगी। ठीक। तो सर ये अपने को महाराष्ट्र में अगर मंगाना है सर, तो वो खर्चा आपने जो बताया उतना ही आएगा ना, 20,650 अगर 2.5 एकड़ के लिए? जी हाँ, इसमें 20,650 में आपका, आपके घर तक पहुंचने का ये सारा खर्चा पूरी कीमत है। सर इसमें अपने को पशु कितने लग सकते हैं 2.5 एकड़ के लिए? तो पशु कितना होना चाहिए अपने पास? सर, पहली पहली बार में जो है, आपको 100 किलो 80 किलो तक डालना है। अगर 2.5 एकड़ का बुला रहे हैं आप, 70 से 80 किलो आपको इसमें गोबर डालना है। फिर रोज के आपको तो अगर कहीं से 5 किलो गोबर की व्यवस्था हो जाती है। देखिए, इसको फर्मेट होने में 45 दिन लगते हैं। 45 दिन तक हाँ। आप 45 दिन तक आप गोबर को ऐसी जगह, या तो ताजा गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो एक एक गाय है या दो गाय हैं या दो जानवर हैं आपके पास में, उनका गोबर आप एक हाँ। जगह एकत्रित करके और इसमें आप घोल करके डाल सकते हैं। अच्छा, घोल बना करके। जी हाँ। ठीक है। ठीक है। बाकी ताजा गोबर मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हाँ सर, पहली बार में जो 80 kg है वो तो वैसा ही होगा, क्योंकि एक खट्टे 80 kg एक दिन में तो होने वाला है ही नहीं। जी जी जी। ठीक है सर। उसके बाद अपन रोज प्रतिदिन 4 से 5 kg, 8 kg डालना पड़ेगा? इसमें जो 2.5 एकड़ वाला बैग है, इसमें तो आपका 4 kg डालना है। ठीक है। ठीक है। ये कार्बन बैग यूज करने से कितने दिन में हमका सॉइल कार्बन बढ़ जाएगा सर? सर, ये निरंतर आप इस्तेमाल करेंगे, हम्म। लगभग इसमें 8 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। क्या उसमें जा पॉइंट में ज्यादा बढ़ जाएंगे कार्बन? कैसे? नहीं, कार्बन का अभी कार्बन तो 0.3 है, अभी उसको ज्यादा बोले तो अब कितने में ज्यादा हो जाएगी एक साल में, देखिए क्या मैं दो? देखिए मैत्रेय जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जमीन में हाँ कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, हाँ इसके बाद हाँ। में जमीन में जो जीवाणु रहेंगे उनके भोजन के रूप में, और चौथा है आपका जमीन में एंजाइम बढ़ाने के लिए इस बैग का उपयोग कराया जा रहा है। ठीक अच्छा है। अच्छा। जब हाँ। इसकी जब इसका लिक्विड निकलेगा, और इसका लिक्विड आप निरंतर रूप से जमीन में चलाएंगे और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आप कम करेंगे, अच्छा। तो आपके खेत की मिट्टी जो है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी 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 सर। बढ़ेगी ना। कार्बन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा बढ़ेगा। कार्बन बढ़ाने की दो ही प्रोसेस हैं। या तो आप हरा चारा लगाएं। ठीक है। हाँ हरा सर। चारा लगाने में आपको हर साल ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। हर साल 45 दिन के लिए आपको खेत में कोई भी फसल लगा करके छोड़ देना है। जब वो फसल 45 दिन की होती है, तो उसको रोटर वेटर करके मिट्टी में मिक्स करना है। मिक्स करना है, अच्छा। ठीक है। ये आपका एक बार के लिए पर्याप्त होता है।
लेकिन जब आप ये फर्टिलाइजर बैग लगा लेंगे तो बैग में जो लिक्विड तैयार हो रहा है, उस लिक्विड को जब आप अपने खेत में निरंतर, आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको एक फसल में चलाना है, आप जो भी फसल लगाएं उस फसल में जब भी आप सिंचाई का पानी चलाएं या ड्रिप के द्वारा चलाएं, तो इससे जो निकला हुआ लिक्विड है वो भी आप पानी के साथ खेत में जाने दीजिए। ठीक है। अभी अच्छा। अभी कोई भी प्रक्रिया शुरुआत करने से पहले, जैसे आप ये बैग लगा रहे हैं, अगर आपको जानना ही है तो अभी आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए, उसमें पता कीजिए कार्बन कितना है, और आज से 6 महीने बाद मिट्टी की जांच कराइएगा और फिर चेक कीजिएगा कार्बन की मात्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अच्छा। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। हाँ। तो ये तरीका है कि हमें अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता के बारे में जांच करना है और देखना है कि इसकी उर्वरक क्षमता में कुछ फर्क आया कि नहीं आया, तो हमें जब कोई भी प्रक्रिया की आप शुरुआत करें तो सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं। हाँ। हाँ। ठीक है। और 6 महीने हाँ। 8 महीने बाद फिर एक बार मिट्टी की जांच करवा करके देखें कि आपकी भूमि की मिट्टी में कितना सुधार हुआ कितना नहीं। ओके सर। और किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी किसान भाई का कोई सवाल? किसी भी किसान भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। दीपक जी, इंस्टेंट कार्बन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंट कार्बन बढ़ाने के लिए दो चीजें आती हैं सर। जी। एक तो फिजिकल कार्बन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जी सर, वो और कैसे क्या होता है और बताएंगे बेसल थोड़ा। बेसल डोज में जो हम कार्बन रिचार्जर डलवाते हैं उसका आप जी जी इस्तेमाल जी। कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टेंट कार्बन के लिए ये दोनों चीजें होती हैं। फिजिकल कार्बन जो है वो लिक्विड में आता है, और इसको लगभग 1 एकड़ के खेत में आप जो भी फसल लगा रहे हैं, पूरी फसल के दौरान कम से कम 3 लीटर चलाना होता है। सर, इससे कोई अलग सोर्स है इसका? मैंने आजकल सुना बायोचार बायोचार करके सर, बहुत ज्यादा है। बायोचार? हाँ सर, मैंने आजकल सुनने में आ रहा है बायोचार जो आता है, चारकोल का जो बायोचार बनता है वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, तो वो क्या सही है या गलत है, उस चीज के बारे में पूछना था। नहीं नहीं, चारकोल चारकोल जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, मेरे अच्छा। को बताया था किसी ने। क्या बताया था, थोड़ी सी जानकारी देंगे? सर एक्चुअली हमको सर है एक, उन्होंने बोला था कि बायोचार डालिएगा आप। हम्म। चारकोल का जो होता है, बाम्बू का बायोचार बनता है, क्या है, जिससे आप, थोड़ी सी जानकारी दीजिए, है क्या ये बायोचार? सर जो बाम्बू होता है उसको एक 800 डिग्री टेम्परेचर पे जलाकर उसका जो चारकोल बनता है उसका पूरा पाउडर बनाकर उसको खेतों में डालते हैं, हाँ। जिससे क्या है कि इंस्टेंट आपका कार्बन उससे बढ़ता है हल्का। अच्छा। तो हाँ इसके बारे में किसी ने कोई प्रमाण दिया है? जैसा कि मैं अपनी इसमें बोल रहा हूँ कि आप जो भी प्रक्रिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मिट्टी की जांच कराइए। ठीक है। मिट्टी की जांच में अभी आपका कार्बन कितना है, और इस बायो फर्टिलाइजर बैग या बैग का इस्तेमाल करने के बाद में कितना कार्बन बढ़ जाता है आपके खेत में, तो ऐसा कोई प्रमाण है कि चारकोल आपने इस्तेमाल किया और उसका कार्बन बढ़ गया हो?
जी वैभव जी, इसमें आप बढ़ा सकते हैं और तुरंत रूप से वो करें, क्योंकि वो 80% कार्बन ही होता है। जी जी सर। सर। वो कंफ्यूज हो गया। हेलो। हाँ जी वैभव जी बोलिए। जी जी सर। हम जिस फिजिकल कार्बन की बात कर रहे हैं आपसे, उसमें 35% जैविक कार्बन होता है। ओके सर, जी 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 सर। ठीक है ना। तो ये जब आप 1 लीटर जब 3 लीटर किसी फसल में इस्तेमाल करवाते हैं, इंस्टेंट कार्बन की पूर्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो स्टेबल कार्बन है वो आप या तो हरा चारा लगा करके कर सकते हैं, या जो ये बायो फर्टिलाइजर बैग वाली प्रक्रिया है इसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। कई किसान भाई ऐसे हैं जो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आजकल जो है राखड़ वगैरह या फिर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने भी कोई भी ज्ञान दे दिया तो उठा करके वो चीज को करने लग जाना। बल्कि जी जो सर। जो भी कई मेरे मेरे संपर्क में जितने किसान भाई हैं उनमें से 2-3 किसान भाई ऐसे हैं जो भट्टे की जो राखड़ आती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कार्बन बढ़ जाता है इससे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप सर। एक्चुअली क्या है, मैंने ये यूट्यूब पे देखा था तो मैंने सोचा चलो आपसे पूछ लेता हूँ कि ये बात सही है या गलत है, या इसमें कोई पॉजिटिव है बात या नहीं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा था इसके बारे में। जी जी जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। वैभव जी, आवाज आ रही है? आवाज आपकी गूंज रही है राकेश जी। अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ अभी आ रही है। देखिए क्या होता है, जो ये पुरानी पद्धति है बायोचार जिसको बोल रहे हैं वैभव जी, इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी कोई भी लकड़ा है, आपने देखा होगा पहले कि जैसे कच्चा कोयला बनाते थे तो उसको जलाया जाता था और तब उसको कोयले का रूप दे करके फिर उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही जो बायोचार है वो उसको सुधार करके उसके रूप को, जो पहले वो करते थे, अभी इसको क्या करते हैं, 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर पे बैम्बू को या नारियल का ये सबसे सुपर बनता है। बना किसी और भी उसके सकते हो, क्योंकि नारियल और बैम्बू पोरस होता है और पोरसिटी बढ़ाने के लिए ये मिट्टी में काम करता है। ये एक तरीके से आपके न्यूट्रिशन को और माइक्रोब्स को पकड़ के रखता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो आपको 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करके और उसमें स्टीम दी जाती है। स्टीम दे करके उसको और भी पोरस किया जाता है। उसके बाद में उसको पाउडर में कन्वर्ट करके नैनो बायोचार के नाम से भी ये आपको मिल जाएगा ये मार्केट के अंदर। तो उसको वही है कि उसको 7 से 11 पीएच इसका ऑलमोस्ट होता है। इसको गोबर के साथ में मिक्स करके इंस्टेंट आप कार्बन को बढ़ा सकते हैं अपनी मिट्टी के अंदर। जैसे आप तिल गड़ाते हो या कोई भी हरी खाद आप गड़ाते हो तो उसमें लंबा टाइम उसमें लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज होगा। इस साल आपने तिल गड़ाए हैं तो अगले साल तक वो 0.10% तक वो आपका इंक्रीज होगा एक साल में। लेकिन ये 80% इसके अंदर कार्बन है, तो ये एकदम तुरंत रूप से आपको क्रॉप इसमें उठा लेती है इसको। और मिट्टी को आप एक तरीके से स्पंज बनाने का ये काम करता है। साथ में न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स को ये पकड़ के रखता है, उनको लीच नहीं होने देता। कई बार आपने देखा होगा सैंडी सॉइल में आप कोई भी न्यूट्रिशन डालते हो और पानी लगता है उसमें, जैसे कोई मिट्टी आपने डाली क्ले वाली, तो वो नीचे लीच कर जाएगी ज्यादा पानी आने पे। ये बायोचार क्या करेगा, उसको नीचे नहीं जाने देगा, उसके पोरसपन है उसके अंदर, तो उसमें वो फंस जाएगा और वहीं पे प्लांट की रूट के पास में उसको पकड़ के रखेगा। तो काफी सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं और मेरे भी काफी सारे फार्मरों ने इसका प्रयोग किया है और इसका जबरदस्त रिजल्ट है। तो आप इसको वैभव जी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू राकेश जी।
जी। और किसी का सवाल तो पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था। दीपक जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, ये जो कार्बन बैग आप बता रहे थे ना, उस पर एक और वेरिएंट है ना, फर्टिलाइज़र ट्यूब, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? मतलब साइज़, इज़ इट थिकनेस? फर्टिलाइजर हाँ, एक ट्यूब वगैरह है ना जो कम रेट में आती है, बायो फर्टिलाइज़र ट्यूब। देखिए, बायो फर्टिलाइजर ट्यूब जो है मैम, वो थोड़ा सा सकरा रहता है। ठीक है, हमें जितना मटेरियल इसमें चाहिए रहता है वो बायो फर्टिलाइजर ट्यूब में आपका फिल नहीं हो पाता। अच्छा, साइज़ स्मॉल है ना? हाँ, साइज मैटर कार्बन रहता है गैस, उसमें। ठीक। ओके, उस पर वो बायोगैस वो सब नहीं आती है ना? नहीं नहीं, उसमें बायोगैस कितने भी नहीं एकड़ के आएगी। लिए जितना मटेरियल हम इसमें फिल कर सकते हैं अपना बायो फर्टिलाइजर बैग में, ठीक है, वो आपका ट्यूब में उतना मटेरियल आप डाल नहीं सकते हैं। और जितनी हम लिक्विड मात्रा में, जो 45 दिन के बाद में जो भी लिक्विड निकलेगा वो डेली बेसिस पर निकाल सकते हैं। ट्यूब की एक क्या बोलूं मैं, मध्यम क्वांटिटी होती है जिसमें आप जितना फिल करेंगे उतना ही निकाल पाएंगे। ये ट्यूब पर वेजिटेबल वेस्ट ये सब तो डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, डाल सकते हैं। वो छोटे स्तर पे है, वो मुश्किल से आधा एकड़ पौन एकड़ वालों के लिए वो ट्यूब आता है। ठीक है, जिनको 2.5 एकड़ या 5 एकड़ में इंस्टॉल करना है वो बायो फर्टिलाइजर बैग ही इंस्टॉल करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। और ये सुरक्षित भी रहता है। इसका जो मटेरियल होता है बायो फर्टिलाइजर बैग का, ट्यूब के मुकाबले काफी काफी हार्ड आता है, जो कि छोटे मोटे जीव उसमें कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। हेलो हाँ जी सुरेंद्र जी, बोलिए। सर, मैं पूछना था, जैसे अपन अपने को ऐसे जमीन में इसको देना ही है सैलरी को, तो अपन इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे सोल के उत्पादन, जैसे माइक्रोराइजा हो गया या गोवर्धन खाद, ऐसे डाल सकते हैं इसमें। कि जो भी घुलनशील चीजें होंगी वो आप इसमें मिला करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सूरपाल हो गया, ह्यूमिक एसिड है, तो अगर इसमें डाल दे तो इसमें मिल जाएगा ना सर उसमें। कैसे? जैसे सुरपाल डाले तो उसका उपयोग, उसका जो ये है उपयोग, वो अपने को मिलेगा क्या उसमें अगर ये डाले सारी तो? सुरपाल ये हो गया। सारी सुरेंद्र जी, ये सारी चीजें बैग के अंदर फिल नहीं करनी है। जब आप इसका लिक्विड इस्तेमाल करने के लिए जाएं तब आप इसमें मिला करके डाल सकते हैं। सुरपाल जो है गोवर्धन खाद में अगर मिला करके डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी माइको राजा हो गया, अच्छा। फफूंद तरल हो गया, और आपका जीवाणु जल हो गया, ये सारी चीजें आप इसका जो लिक्विड निकलेगा उसके अ- साथ चला सकते हैं। ठीक है सर, यानी अलग से ही देना अच्छा रहेगा सर। जी। नमस्ते सर। नमस्कार हेलो। चंद्रशेखर जी। हाँ सर, सोल में ना एक प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं, कार्बन रिचार्ज करके। जी, तो उसका मतलब क्या, मतलब किस प्रकार का रोल प्ले करता है वो? आप कार्बन रिचार्ज के बारे में पूछ रहे हैं या फिजिकल कार्बन के बारे में पूछ रहे हैं? कार्बन रिचार्ज के बारे ठीक है, ये जो है
इसके निरंतर इस्तेमाल से आप 1% से लेके 3% तक कार्बन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जी ये हम जो कार्बन रिचार्जर का इस्तेमाल करवाते हैं वो इंस्टेंट फसल के लिए होता है। ठीक जी है। जी अगर आप कोई फसल लगाने, जैसे अभी गेहूं का सीजन आ रहा है, अगर आप गेहूं की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप 1 एकड़ में लगभग 250 से 500 ग्राम तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेसल डोज में मिला करके। जी जी। ये पोषक तत्वों की आपकी आपूर्ति करेगा। ठीक है। और शक्तिशाली वृद्धि को उत्तेजित करता है, जी जी। इसलिए इसको बेसल डोज में मिला करके डाला जाता है। इसका यूज जैसे रासायनिक से कर रहे हैं कृषि, उसमें भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जी ठीक है। इससे एक फसल में तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप अगर इसका निरंतर इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। हर फसल में आप इसे 250 से 500 ग्राम तक डालिए। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा इंस्टेंट कार्बन आता है, फिजिकल कार्बन आता है, उसका भी आप उपयोग करते रहिए, तो आपको साल भर के अंदर अंदर जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ी हुई नजर आएगी। जी जी। सर जैसे ना खेत में खरपतवार होता है, उसको जैसे बाहर निकाल के उसका कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसको किस प्रकार बनाए कि वो गुणवत्ता युक्त बने? चंद्रशेखर जी, गोबर की अवेलेबिलिटी है आपके पास? हाँ है। गोबर है। जी। लगभग कितना इकट्ठा हो जाता होगा? साल भर में 5 ट्रॉली के आसपास। साल भर में 5 ट्रॉली के आसपास। 1 एकड़ में आप कितना डालते हैं? 1 एकड़ में 2 ट्रॉली। 1 एकड़ में 2 ट्रॉली। जी। ठीक है। इस 2 ट्रॉली को आप फर्मेट करते हैं या सड़ा करके डालते हैं, क्या प्रक्रिया क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंट तो नहीं करते सर, हम्म। कंपोस्ट ऐसे नॉर्मली कंपोस्ट बना के डालते हैं। नहीं, नॉर्मल कंपोस्ट कैसे बनता है? नॉर्मल कंपोस्ट तो बन ही नहीं सकता भाई। जब आ, तक आप इसका फर्मेंटेशन नहीं करोगे, जब तक आप इस पूरी तरीके से इसकी मीथेन गैस, वायरस, फंगस, इन सबको खत्म नहीं करोगे, तब तक आप उसको कंपोस्ट बोल ही नहीं सकते। जी ठीक जी है। और इस सारी प्रक्रिया में 45 से 50 दिन का समय लगता है। जी। ठीक है। बिना इस प्रक्रिया को करे अगर आप 6 महीने, साल भर कहीं इकट्ठा करके रखते हैं और उसके बाद खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो आप गोबर के जरिए पहुंचा रहे हैं। जी जी। ठीक है। नहीं, कि- गड्ढे में तो इकट्ठा करते हैं सर, पर उसको ना जैसे खेत में डालना रहता है ना, तो हम्म। 2 मंथ पहले उसको बाहर निकाल के हम्म। क्या बोलते हैं, 2 फीट चौड़ा और से 5 फीट लंबा ऐसे बना के ना उसमें ऊंचाई उसका 2 फीट रखते हैं, फिर बीच बीच में बेम्बू से उसका होल करके हाँ, वेस्ट कंपोजर है ना उसका घोल उसमें डालते हैं, और छाछ का पानी के साथ मिक्स करके भी डालते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो बहुत सही है। और अगर गड्ढे में डाल करके वो सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं या भूरे का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए मैं मना कर रहा हूँ कि उसको फर्मेंटेशन करके करिए। तो ये फर्मेंटेशन की विधि है जो आप बता रहे हैं ना, 2 महीने आप करते हैं, छाछ डालते हैं या गुड़ का पानी डालते हैं या फिर डिकम्पोजर डालते हैं, जी सर। तो यही तो डिकम्पोज करके आपको डालना है उसमें। जी जी। तो जैसे वो खरपतवार है उसको भी मतलब साथ में मिक्स करके कर सकते हैं? खरपतवार का ऐसा है कि जब भी आप गोबर को डिकम्पोज करें तो खरपतवार को काट करके इसके ऊपर बिछा दीजिए। ठीक है। जी और 15 जी से 20 दिन जो हम ढक करके गोबर को छोड़ते हैं, वैसे ढक करके छोड़ दीजिए, तो आपका जो डिकम्पोजर आप इसमें डाल रहे हैं ना गोबर में, जी वो सारा का सारा इस खरपतवार को गोबर में डिकम्पोज कर देगा। जी जी जिससे कार्बन की कुछ हद तक पूर्ति इस गोबर में हो जाएगी। जब आप इस गोबर को उठा करके खेत में डालोगे तो आपको रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेगा। जी जी। मैं अब तक जैसे इसका कंपोस्ट बना रहा था ना सर, हम्म। क्या बोलते हैं, खरपतवार का एक परत, उसके बाद हल्का सा मिट्टी डाल के उसके बाद गोबर को लिक्विड करके, ऐसे ताजा गोबर को लिक्विड करके उसमें
छिड़काव करके फिर दूसरा परत ऐसे करके ना 3-4 परत, उसके बाद वो 6-7 महीना में डिकम्पोज हो जाता था, उसको खेत में डालता था, वैसी करता था। हाँ बढ़िया है। तो उससे ना जो क्या बोलते हैं खरपतवार जो उसका जो सीड्स है ना परिपक्व हो गए थे ना, वो बहुत ज्यादा फिर से हो जाते हैं उसमें। नहीं नहीं बढ़िया है, अच्छा अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें जैसे अपन सोल का प्रोडक्ट यूज करके जैसे करेंगे, अभी तो स्टार्ट नहीं किया हूँ पर करूंगा, तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे सर? अभी आप रासायनिक खेती कर रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब हाँ धान का खेती करते हैं, उसमें रासायनिक है, हम्म। और 1 एकड़ में ना अपन सब्जी सब्जी लगाते हैं ना, उसमें जैविक, रासायनिक मतलब बहुत कम मात्रा में। देखिए खरपतवार आने का कारण जो है वो है मिट्टी का सख्त हो जाना, कार्बन की कमी आना। जी ठीक है। ये जैसे जैसे आप जैविक पद्धति का उपयोग करेंगे और जैसी जैसी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी वैसा आप इस्तेमाल करेंगे, जीवाणु जब आपकी खेती में बढ़ जाएंगे, मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपके खेत की खरपतवार धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। जी ठीक है। इसका इंस्टेंट उपाय एकदम से कोई उपाय जैविक में अभी तक आया नहीं है और ना ही है। सिर्फ जी निदाई गुड़ाई ही इसका साधन है, इसके अलावा और कोई साधन जैविक में जी। नहीं है। क्या आप हम लोग सोचे? जी। हम लोग ना सर जैसे सब्जी लगाते हैं ना, हम्म। तो जैसे खरपतवार ज्यादा ना उगे करके हम लोग पुआल का मल्चिंग करते हैं। हम्म। जी। ठीक है। और पुआल का मल्चिंग करने से भी कुछ कुछ खरपतवार आ जाता है ना, उसको बाहर निकालना ही तो पड़ता है। ये जो चंद्रशेखर जी आपके खेत में जो खरपतवार निकल रही है, अगर फसल से छोटी खरपतवार है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। इसको जी निकलवा करके वापस मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। जी जी ठीक है। जी सर। तो ये वापस मिट्टी में लगा देंगे। आपने कभी देखा होगा, हमने काम किया है धान के खेत में, तो जो धान के खेत में खरपतवार होती है तो उस खरपतवार को निकाल करके वापस उसी मिट्टी में गड़ा दिया जाता है। हाँ जी, हम लोग भी वैसे करते ठीक है ना। तो हैं। ऐसा ही बाकी की जो फसलें होती हैं वे इसी इसी तकनीक का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक जी है। छोटी खरपतवार होती है तो उसको मिट्टी में वापस मिक्स करके वापस डाल दीजिए, वो वहीं के वहीं डिकम्पोज हो जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जी। नहीं, घास थोड़ी बड़ी रहती है ना, तो उसको बाहर निकालते हैं, और छोटा है तो वहीं मतलब जैसे बेड बनाए हैं उसके नीचे जो नाली छोड़े रहते हैं ना सर, जी। हाँ उसमें डाल देते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। आपके खेत में जितनी भी बड़ी घास है आप गोबर को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर लें, बारीक करके उसमें डाल दें। जी जी। ठीक है सर। अगर किसी का सवाल नहीं है तो आज का ये सेशन हम क्लोज करते हैं सर। तो सभी का धन्यवाद आज का ये किसान संवाद अटेंड करने के लिए। दीपक सर जी आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद।